हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2020 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाई ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये लेंथ l है, रस्सी है, और यहाँ से एक पार्टिकल बंधा हुआ है जिस पर चार्ज q है और मास m है। ए पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p इज नाउ ब्रॉट टुवर्ड्स q फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से एक डाइपोल को लाया जा रहा है इस पोजीशन पर, सो दैट चार्ज मूव्स अवे। और इस प्रोसेस में जब डाइपोल को हम लोग यहाँ ला रहे हैं तो चार्ज मूव होके यहाँ चला गया। इसका मतलब कि दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तभी चार्ज जो है इस डाइपोल से दूर भागेगा। ये डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल बन गया वर्टिकल से कितना, अल्फा, स्ट्रिंग का। द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन भी दिया हुआ और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। द एंगल्स एंड डिस्टेंस इज शोन इन द फिगर बिलो, एंगल और ये डिस्टेंस फिगर में दिखाया हुआ है। If the work done in bringing dipole to this position is n into mgh, where g is acceleration due to gravity, then value of n is। देखिए, इस प्रोसेस में डाइपोल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन निकालना है हम लोगों को। अब कहिए कि डाइपोल को यहाँ तक लाने में वर्क क्यों होगा, तो यहाँ देखिए, डाइपोल को लाने के प्रोसेस में ये चार्ज चूंकि दूर भाग रहा है, अभी हम लोग बात किए हैं, दूर भाग रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो जब ये डाइपोल इस पार्टिकल को रिपेल करके दूर भगा रहा है तो ऑब्वियसली न्यूटन थर्ड लॉ से ये पार्टिकल जिस पर चार्ज क्यू है ये भी डाइपोल को रिपेल ही करेगा। तो डाइपोल को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो डाइपोल को ये दूर भगा देगा, इसलिए डाइपोल को लाने के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट इस डाइपोल पर वर्क किया होगा। अब यहाँ चूंकि ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम है और जब इन्फिनिटी से लाया गया है, बहुत दूर से लाया गया है, तो इनिशियली भी सिस्टम रेस्ट में था और फाइनली भी सिस्टम रेस्ट में आ गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस क्वेश्चन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन जब है तो फिर से रेस्ट में आ गया और इनिशियली जब लेके चले थे वहां भी रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क डन बराबर 0। अब हम लोगों को ये सोचना है कि कौन कौन सा फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है और टोटल वर्क डन निकाल के बराबर क्या कर देना होगा, 0 कर देना होगा। तो एक तो आप समझ चुके हैं यहाँ डिस्कशन में कि एक एक्सटर्नल एजेंट जो डाइपोल को इन्फिनिटी से पुल करके यहाँ तक ला रहा है, एक वो वर्क करेगा, वही वर्क निकालना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग डाइपोल। तो एक हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लस अब एक वर्क कौन करेगा, mg, क्योंकि इस पार्टिकल का जिसका मास m है वर्टिकली पोजीशन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है h है और mg फोर्स जो लगता है वो नीचे की ओर लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की ओर और फोर्स है नीचे की ओर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h इंटू कॉस 180 डिग्री। ये वर्क डन हो गया mg के कारण। अब एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव। चूंकि इस डाइपोल को लाया जा रहा है तो इस चार्ज का तो फील्ड है अपना पहले से, और इस चार्ज के फील्ड में ये डाइपोल मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक आया है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होगा वो आप लोग जानते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली तो डाइपोल इन्फिनिटी पर था, जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सेपरेशन इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये बच गया आपका कितना, माइनस UF, नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब डाइपोल जो इस पोजीशन में है, सिर्फ इस पोजीशन का हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लें और माइनस साइन लगा देंगे, वही हो जाएगा वर्क डन। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है डाइपोल का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, माइनस P डॉट ई, माइनस P डॉट ई। अब यहां से नेगेटिव P का वैल्यू देखिए, डाइपोल मोमेंट तो P दिया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, बाद में K और R का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण डाइपोल के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कॉस 180 यहां भी आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री अगर ये लिख लें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 180 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो KP Q बाई R का वैल्यू देखिए यहां दिया हुआ है
2l साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ही माइनस साइन लगा देंगे, यही यूएफ है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी में माइनस साइन लगा देंगे तो ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकल जाएगा। तो एक हो गया आपका नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस यूएफ, तो माइनस और यूएफ का वैल्यू सामने है, के पी क्यू डिवाइडेड बाई 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना करना हम लोगों को, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए अगर W का वैल्यू हम लोग निकाल लें, वर्क डन जो वैल्यू निकालना हम लोगों को, तो ये हो गया आपका mgh cos 180 -1, नेगेटिव को उस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका के पी क्यू डिवाइडेड बाई 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। यही आपका वर्क डन है। अब हम लोगों को यहाँ से ऑप्शन देखिए क्या निकालना हम लोगों को, n इंटू एम जी एच, मतलब इस टर्म को हम लोगों को एम जी एच के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इक्विलिब्रियम लिखते हैं इस चार्ज पार्टिकल का। इक्विलिब्रियम के लिए देखिए आप ध्यान से इसी डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। एम जी आ जाएगा फोर्स नीचे, ये रस्सी का टेंशन T है इस साइड, और इस डाइपोल के कारण चार्ज पार्टिकल पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा F। अब लामी थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। लामी थ्योरम क्या होता है कि कोई भी एक फोर्स और डिवाइडेड बाय उसके सामने का एंगल का साइन, ये रेशियो सेम होता है। किसके लिए, अगर कोई पार्टिकल तीन कोप्लेनर फोर्सेज के इन्फ्लुएंस में इक्विलिब्रियम में है। जैसे देखिए यहाँ अप्लाई करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। ये एंगल दिया है अल्फा और ये लेंथ है L, इस डायग्राम में ये लेंथ भी L है, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा आपका इक्वल। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया तो कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है पाई 180 डिग्री, तो पाई माइनस अल्फा इन दोनों का सम हो गया, तो एक एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा बाई 2, ये एंगल भी इतना ही होगा। अब यहाँ से देखिए एक वर्टिकल लाइन जस्ट हम अपने सुविधा के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल जब अल्फा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। अब ये एंगल अगर अल्फा हो गया तो ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को निकल गया। इस सिचुएशन को हम यहाँ छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ देखिए mg है इधर, ये वर्टिकल है, और इस डायरेक्शन में ये है टेंशन, और टेंशन और इस लाइन के बीच का, यही वर्टिकल और टेंशन वाले लाइन के बीच का एंगल था अल्फा, तो इस टेंशन और mg के बीच का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो ये हम लोगों को एंगल पता चल गया पाई माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ से ये एंगल है अपना अल्फा पता हम लोगों को। अब ये एंगल अगर हम लोग पता कर लें तो mg के सामने वाला ये टोटल एंगल हम लोगों को पता चल जाएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, टेंशन से हम लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए इस पूरे एंगल से हम लोगों को लेना देना नहीं है। mg के सामने वाला ये एंगल, इसमें से एक एंगल हम लोगों को पता है कितना, अल्फा। अब ये जो एंगल बचा ये कितना आएगा, सो देखिए वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल ही है, और इस फोर्स के लाइन के बीच का एंगल क्या है, अभी देखें हम लोग पाई माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एंगल भी तो वही है वर्टिकल, और इसी फोर्स के लाइन को एक्सटेंड किया गया है, इधर दिखाए हैं, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ लें, ऐड कर दें, तो ये टोटल एंगल निकल गया। तो यहाँ से F लगा है इधर, और ये एंगल हो गया आपका, दोनों को जोड़िए आपको मिल जाएगा वैल्यू कितना, पाई बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2, और यही है रिपल्सिव फोर्स डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच का। अब यहाँ से, और इस एंगल से मतलब नहीं, अगर मतलब होता टेंशन निकालना होता तो ये एंगल निकल जाता। टोटल एंगल कितना होता है 360, पाई में से इस 2 पाई में से इस दोनों को घटा देंगे तो ये एंगल भी मिल जाएगा, लेकिन चूंकि हमको यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए इस एंगल को हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए अगर लामी थ्योरम का इक्वेशन लिखे हैं तो एक फोर्स है F, इलेक्ट्रिक फोर्स वैल्यू लिख लेंगे बाद में, डिवाइडेड बाई इसके सामने का एंगल है पाई माइनस अल्फा, तो ये हो गया साइन पाई माइनस अल्फा, और इक्वल्स हो गया आपका mg, और डिवाइडेड बाई इस mg के सामने का एंगल कितना है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन पाई बाई 2
प्लस अल्फा बाई टू, माइनस नहीं प्लस अल्फा बाई टू है। अब यहाँ से देखिए एफ का वैल्यू लिख लेते हैं, एफ कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट चार्ज पर फोर्स, तो डाइपोल के कारण इंटेंसिटी लिख लेते हैं यहाँ और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फोर्स हो जाएगा। तो देखिए क्या आता है, डाइपोल के कारण एक्सिस पर इंटेंसिटी होता है 2kp बाई आर क्यू, आर का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2l साइन अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर होल क्यूब, 2kp बाई आर क्यू, और q से मल्टीप्लाई कर दिए, ये फोर्स हो गया। और साइन पाई माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, आप लोग जानते हैं, मैथ पढ़े होंगे। और साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। इसको ब्रेक कर दिए साइन टू थीटा वाले फॉर्मूला पर, ये साइन अल्फा आया 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, और ये इक्वल हो गया किसके, mg डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये भी आप लोग जानते होंगे कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ से देखिए कॉस अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा। और अब इस इक्वेशन को जो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये दो और ये दो कट गया, ऊपर में क्या बचा, के पी क्यू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2l साइन अल्फा बाई टू का होल क्यूब है ये। तो यहाँ हम लोग होल स्क्वायर रखते हैं और एक 2l साइन अल्फा बाई टू को यहाँ ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल होने के बाद यहाँ एक साइन अल्फा और बचा, मतलब यहाँ से इधर क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक तो आ जाएगा 2l साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, मतलब इधर आ गया इक्वल्स mg इंटू 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब देखिए ये वैल्यू हम क्यों निकाले, यहाँ देखिए आप वर्क के इक्वेशन को, W इक्वल टू क्या है, mgh प्लस के पी क्यू बाई 2l साइन अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर, इसी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अब इसको हम mg मतलब इसको हम h के टर्म में निकालेंगे, तो इसका वैल्यू mgh के टर्म में आ जाएगा और फाइनली हम लोग को n इंटू mgh का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, तो h का वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा होगा, h का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये टोटल लेंथ है आपका l, और इसमें से अगर इस ट्रायंगल में l cos अल्फा घटा दें, ये हाइट l cos अल्फा होगा, ये हाइट होगा आपका l cos अल्फा, ये घटा दें तो ये हाइट h निकल जाएगा। तो h का वैल्यू अगर हम लोग इधर लिख लें, तो h का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, कितना आएगा, h इक्वल टू हो गया आपका l माइनस l cos अल्फा। अब l कॉमन आ गया और बचा 1 माइनस कॉस अल्फा। 1 माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2l है तो l लिख ही देते हैं, और ये फॉर्मूला से आ गया 2 1 माइनस कॉस अल्फा का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया, h। अब यहाँ देखिए फाइनल एक्सप्रेशन जो है 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसी को हम लोग h लिख देते हैं, तो यही वैल्यू आपका आ गया फाइनली mgh। मतलब ये एक टर्म w वाले एक्सप्रेशन में एक टर्म तो mgh है ही, ये भी टर्म क्या है, mgh के बराबर आ गया, देखिए यहाँ से ध्यान से। और अब हम लोग फाइनली दिस इंप्लाइज w इक्वल टू mgh प्लस mgh कितना हो गया, 2mgh, और 2mgh आ गया, इसका मतलब n का वैल्यू फाइनली कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 2। देखिए n का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, यही इसका आंसर n इक्वल टू 2 हो गया। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।